सो हेलो 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 मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे बेटा। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्रेमर्स रूल्स फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आता है उसे क्रेमर्स रूल से सॉल्व करना होता है। बच्चे इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करना। तो वो जो मेथड होता है, कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे सारे डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं, इसके क्या क्या केसेस होते हैं, और उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स भी इस टॉपिक पे हम करने वाले हैं। भाई ये क्या कलाकारी किया हूँ मैं, सबसे पहले तो इसे मिटा दूँ, सॉरी फॉर डैट। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं बेटा, क्रेमर्स रूल को पूरा अच्छे से मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ओके, कब कैसे इसको लगाना होता है, और क्या हमें हर बार सर चारों डिटर्मिनेंट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोग पहले से आपके अंदर शायद थोड़ा बहुत डर बैठा हो। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि हर बार आपको चारों डिटर्मिनेंट बनाने होते हैं, चारों डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व करना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके, अगर आप नहीं जानते हैं क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ चारों डिटर्मिनेंट वगैरह वगैरह, तो अभी आप कुछ देर में ये सारी चीजें समझ जाओगे। मुझे लगा आप पहले से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेके आया होगा, इसलिए मैं ऐसा बोला। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कोई बात नहीं, मैं एकदम जीरो से ही सिखाने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यार क्रेमर्स रूल फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे सर नॉन होमोजीनियस क्यों है, सर होमोजीनियस क्यों नहीं है? क्योंकि होमोजीनियस में बेटा ये D1 D2 और D3 जो होता है ये 0 0 0 होता है, और ऐसे जो इक्वेशंस होते हैं इनका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आता है, इसलिए हम उनके बारे में बात नहीं करते हैं। हम सिर्फ बात करते हैं बेटा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए। अच्छा सर, ये क्या ये सर लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है? डेफिनेटली तुम कह सकते हो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है। आगे चल के बेटा जब वेक्टर 3D पढ़ोगे तब भी ये कॉन्सेप्ट काफी काम आने वाला है, क्योंकि वेक्टर 3D में थोड़ा सा मैं माइक एडजस्ट कर लूँ। ओके, वेक्टर 3D में ये जो इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन होता है एक प्लेन का। ओके, मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक्स वाई जेड एक्स वाई प्लेन है ना, तो इस पूरे प्लेन का एक इक्वेशन आता है। ओके, और इस प्लेन का इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल में आता है, तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है, और बोर्ड में ना यार 5 नंबर में ये आ जाता है। ओके, बोर्ड में भी आएगा, अगर जेई मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, जेई मेंस जे एडवांस के, तो उसमें तो भैया भर भर के आता है। तो मैं एंड में कुछ जेई मेंस के क्वेश्चंस भी लेने वाला हूँ। ओके, तो चलो यार फटाफट बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। तो देखो यार, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जब भी आपके पास ऐसा नॉन होमोजीनियस सिस्टम दिया हो, सर नॉन होमोजीनियस का मतलब बेटा D1 D2 D3 जरूर कुछ कांस्टेंट होगा। सब लोग साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते। ओके, और सब लोग साइमल्टेनियसली यानी कि एक ही साथ जीरो हो जाएंगे, तो वैसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? वैसे सिस्टम को हम बोलते हैं आपका होमोजीनियस सिस्टम। तो देखो यार, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, फटाफट मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, पूरा इसका टाइप एक्सप्लेन कर देता हूँ, और उसके बाद सीधे हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पे चलेंगे। ओके, इसका कलर मुझे करना पड़ेगा चेंज, आई हैव चेंज द कलर। चलो, तो तुम्हें मैं कॉन्सेप्ट अगर एक्सप्लेन करना चालू करूँ, तो सबसे पहले तुम्हें बनाना होता है एक डिटर्मिनेंट, जिस डिटर्मिनेंट को तुम नाम दे दो डी। मैं जो बोल रहा हूँ तुम वो मान लो, क्योंकि सारे टीचर्स बेटा अलग अलग बताते हैं, कोई D1 D2 D3 करके बताता है, मैं XY Z करके बताता हूँ, ताकि ज्यादा मतलब इजी हो। तो अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं जो बोल रहा हूँ तुम वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, सबका वही है, और बोर्ड में भी ऐसा करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो डिटर्मिनेंट डी इक्वल टू, सबसे पहले तुम अपना डिटर्मिनेंट का साइन बना लोगे ऐसे, ये आ गया, सॉरी ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट का साइन। अगर मैं इसे लाइन से ही बना लूँ, तो दिस इज माई डिटर्मिनेंट डी। और इस डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स क्या आएंगे बेटा, वो एलिमेंट्स आपके आएंगे लाइन बाई लाइन एक्स वाई और जेड के कोएफिशिएंट्स, मतलब कि A1 B1 C1। फिर आ जाएगा दूसरे दूसरे इक्वेशन पे। चलो पहला इक्वेशन का लिख लिए, A1 B1 C1। सर A1 क्या है? A1 बेटा x का कोएफिशिएंट है, B1 y का है, और C1 z का है। ओके, उसके बाद तुम्हें लिखना है A2, फिर लिखना है B2, फिर लिखना है C2, और फिर ऐसे ही A3 बोलो तुम, B3, और फिर बोलो C3। ओके, तो ये तुम्हारा पहला डिटर्मिनेंट होता है, जिसे डिटर्मिनेंट डी बोला जाता है। ओके, उसके बाद कुछ और डिटर्मिनेंट डिफाइंड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिटर्मिनेंट dx। ओके, तो डिटर्मिनेंट dx कैसे डिफाइंड होता है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा मैं बना देता हूँ इसको, ये एक छोटा सा मैं डिटर्मिनेंट तुम्हारा dx बना दिया, सॉरी थोड़ा और इधर कर देते हैं। देखो ये तुम्हारा dx आ गया। ओके, एक और डिटर्मिनेंट आएगा तुम्हारा dy, तो dy को मैं यहाँ पे बना दूंगा, ओके, ताकि कम जगह में हो जाए। मेन डिटर्मिनेंट जो है वो ऊपर वाला है, जो मैं ऊपर वाला बनाया हूँ, क्योंकि उसी से सारे केसेस गवर्न होते हैं। ओके, और उसके बाद आपका एक और डिटर्मिनेंट आएगा, इस डिटर्मिनेंट मैं को इस साइड ले लेता हूँ, डेट इज dz। और डीजे डिटर्मिनेंट में क्या होता है सर, ये तो इतने सारे डिटर्मिनेंट, सर इसको सॉल्व करना ऐसा नहीं होता बेटा कि सारे क्वेश्चंस में आपको सारे डिटर्मिनेंट बनाने पड़े, सबको सॉल्व करना पड़े। जब मैं आपको वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा तो मैं बताऊंगा कि कब आपको कैसे अज्यूम करके सॉल्व करना होता है कि इजीली हो जाए। ओके, तो देखो यार dx क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये A1, ये A2, ये A3, ये किसके कोएफिशिएंट है? सर ये तो x के कोएफिशिएंट है। सर A1 जो है ना वो लीनियर इक्वेशन 1 का में x का कोएफिशिएंट है। सर A2 जो है ना इक्वेशन 2 का x का कोएफिशिएंट है। सर A3 जो है ना वो इक्वेशन 3 का x का कोएफिशिएंट है। तो जब आपको dx डिटर्मिनेंट बनाना होगा, ध्यान से मेरी बात सुनो, जब आपको dx डिटर्मिनेंट बनाना होगा तो आप क्या करना,
x के कोएफिशिएंट्स को d1 d2 और d3 से रिप्लेस कर देना। नहीं समझ में आया? फिर से समझाता हूं। देखो, जब भी आपको dx डिटर्मिनेंट लिखना हो बेटा, आपको कुछ भी नहीं करना है। x के जो कोएफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे dx लिख रहे हो ना, dx लिख रहे हो ना, तो dx लिख रहे हो तो जो x के कोएफिशिएंट है उनको हटा देना डिटर्मिनेंट से, उनको भूल जाना और उनके जगह पे d1 d2 d3 लिख लेना। कुल मिला के मैं बोल रहा हूँ a1 a2 a3 को d1 d2 और d3 से रिप्लेस करना है। तो जरा कर दो। तो दैट इज d1, दैट इज d2, दैट इज d3। और सर इनका आचार डालें? बिल्कुल इनका आचार ही डालना है, यानी कि इनको ऐसे ही छोड़ देना है, b1 b2 और b2 c2 एंड फिर आ गया आपका b3 एंड c3। ये आपका dx डिटर्मिनेंट रेडी हो गया। ऐसे ही जब आपको dy बनाना है तो आप अपना दिमाग लगाओ, आप क्या करोगे? हाँ बेटा, आप वही करोगे। आपको क्या करना है, y के कोएफिशिएंट्स को d1 d2 d3 से रिप्लेस कर देना। ओके, तो y के कोएफिशिएंट्स को मैं d1 d2 और d3, क्योंकि सर बीच वाला तो b1 b2 और b3 जो था ये किसका कोएफिशिएंट था? y का कोएफिशिएंट था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला डिटरमिनेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इन सब का पप्पा है। ओके, समझ रहे हो? ये इन सब का पप्पा है भाई। इसी को तो, इसी में तो चेंजेस करके हम dx dy dz बना रहे हैं। तो ये सबका क्या है? ये सबका पप्पा है। ओके, और बाकी सब सेम रहेगा। डेट इज a1 a2 a3। ओके, और ये आ गया आपका बेटा c1 और फिर आ गया c2 और फिर आ गया c3। वैसे इन डीजेड में क्या करोगे? डीजेड में जेड का जो c1 c2 c3 था उसको d1 d2 d3 से रिप्लेस करोगे। डेट इज d1 d2 d3। ओके, और इसमें a1 a2 a3 b1 b2 b3। ओके, अब देखो मैं तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता हूं, इसलिए अब मैं एकदम टू द पॉइंट बात करूंगा। जो हमें जरूरी है मैं बस वो बात करूंगा और सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तुम जेई मेंस के क्वेश्चंस लगा लेना, जे एडवांस का क्वेश्चन लगा लेना। अगर क्रेमर्स रूल का क्वेश्चन है तो तुम्हारे हाथ से बच के नहीं जा सकता। मैं इतना डिटेल में और इतना अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें 4 डिटर्मिनेंट्स पता होने चाहिए। वो 4 डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं सर? वो 4 डिटर्मिनेंट, पहला है बेटा आपका डी में क्या होता है? a1 a2 a3 ऐसे करके कोएफिशिएंट आते हैं, यानी कि जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स हैं उनको पकड़ के एक डिटरमिनेंट हम बनाते हैं। फिर से बोल दीजिए सर, फिर से बोल देता हूं। डी में हम क्या करते हैं बेटा? जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स हैं उनको पकड़ते हैं और उनसे मिला के एक डिटरमिनेंट बनाते हैं। उस डिटरमिनेंट को हम बोल देते हैं डी। उसके बाद हम डिटरमिनेंट और 3 डिफाइन करते हैं जो कि इसी से डिराइव होते हैं। वो है सर dx, उसके बाद है सर dy, उसके बाद है सर dz। सर dx जो होता है उसमें हम क्या करते हैं? जो x के कोएफिशिएंट है a1 a2 a3 उसको रिप्लेस कर देते हैं d1 d2 d3 से। सर उसके बाद dy में क्या करते हैं? जो y के कोएफिशिएंट है उनके साथ यही सेम खेल करते हैं, यानी कि उनको d1 d2 d3 से रिप्लेस कर देते हैं। सर dz में क्या करते हैं? dz में हम जो z के कोएफिशिएंट है उनको d1 d2 और d3 से रिप्लेस कर देते हैं। तो आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर हो। मैं आगे मूव करता हूँ। ओके, अब देखो जैसे ही मैं आगे मूव करूंगा अब मैं लिखूंगा अपनी अगली चीज, जो कि अगली चीज है फॉर एग्जांपल सॉल्यूशंस कैसे निकाला जाता है। तो जो x की वैल्यू होती है वो आपकी होती है dx डिवाइडेड बाई डी। ओके, जो आपकी y की वैल्यू होती है वो होती है dy डिवाइडेड बाई डी। और इसके हिसाब से सर z की वैल्यू आप यही लिखने वाले हो। बिल्कुल बेटा, dz डिवाइडेड बाई डी। सर इसका क्या कोई प्रूफ वगैरह है? डेफिनेटली इसका प्रूफ होता है। ऐसा क्यों आता है? ये पूरा तरीके से प्रूवन है, ऐसा क्यों आता है इसको आप प्रूफ कर सकते हो। लेकिन अभी मैं इसका आपको प्रूफ नहीं देने वाला हूँ, वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप कहोगे तो मैं अलग से इसके लिए, इसके प्रूफ के लिए एक वीडियो बना दूंगा। ओके, और सही बताऊं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बस आपको यही ध्यान में रखना है। ओके, कि हाँ ऐसा होता है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह होता नहीं है इसका प्रूफ। ओके, ना ही कहीं पूछा जाता है बोर्ड वगैरह, कहीं पे भी इसका प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाने वाला है। लेकिन फिर भी आप कहोगे तो मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। ओके, तो अब आपको इस वाली पॉइंट नंबर 2 को ध्यान में रखना है कि x की वैल्यू क्या होती है। मतलब x अगर आपको सॉल्व करना है x के लिए तो x क्या होता है? x जो होता है बेटा वो आपका होता है dx डिवाइडेड बाई डी। y जो होता है वो होता है dy डिवाइडेड बाई डी। और z जो होता है वो होता है dz डिवाइडेड बाई डी। तो सर क्या अगर हमें कोई ऐसा इक्वेशन दिया है और हम चाहें सीधे z निकालना तो सर हम dz और d से z निकाल सकते हैं। डेफिनेटली बेटा, dz और d की मदद से आप z निकाल सकते हो। मतलब सर ये सॉल्व करने पे आएगा क्या यार? डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पे क्या आता है? फॉर एग्जांपल कोई भी डिटर्मिनेंट तुम्हें ऐसा दिया है तो इसको सॉल्व करोगे तो कांस्टेंट ही तो आता है ना यार, क्योंकि कांस्टेंट का डिटर्मिनेंट लेके तुम बना रहे हो। अगर पूरा एक डिटर्मिनेंट जिसमें सारी चीजें कांस्टेंट है तो आएगा क्या? वो आएगा कांस्टेंट ही। तो कांस्टेंट बाई कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ओके, और सर सोल्यूशन का मतलब हमें पता है, लेकिन फिर भी अगर आप एक बार बता दे तो सही हो। तो देखो बेटा, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है मैं वो भी बता देता हूँ, छोटा सा, थोड़ी देर का वक्त लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ये 2 लाइन्स है। ओके, ये 2 लाइन्स है आपकी, एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2। और ये मान लो जैसे फॉर एग्जांपल y1 बराबर m1 x प्लस c है और ये जो है आपका ये y2 बराबर m2 x प्लस c2 मान लो इसको। ओके, और ये बाय द वे ये y ही रहेगा क्योंकि ये जनरल इक्वेशन होता है। ओके,
तो सर ये सोल्यूशन का मतलब होता है, पता है क्या? सोल्यूशन का मतलब होता है बेटा एक ऐसा पॉइंट जो इन दोनों लाइन पे लाई करे, समझ रहे हो? यानी कि अगर देखो ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है ना, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या देता है? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हमें क्वाड्रेटिक, और ये भी क्वाड्रेटिक में तो सिंगल वेरिएबल चाहिए होता है, लीनियर इक्वेशन अगर टू वेरिएबल है तो वो डेफिनेटली तुम्हें स्ट्रेट लाइन दे रहा होगा। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन आएगा एक्स कॉमा वाई। अब ये एक्स कॉमा वाई क्या बता रहा है बेटा? ये एक्स कॉमा वाई बस इतनी सी बात बता रहा है कि एक्स, इस एक्स कॉमा वाई को अगर लाइन 1 में रखता हूँ तो भी ये सेटिस्फाई कर देगा, और इसको लाइन 2 में रखता हूं तो भी सेटिस्फाई कर देगा। इसीलिए बोला जाता है ये इन दोनों पॉइंट का, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है, क्योंकि जब दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो वो पक्का किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। और सेटिस्फाई करने का क्या मतलब होता है सर? सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि यह जो पॉइंट है इस लाइन पर लाई कर रहा है। ओके, तो इसीलिए जब भी हमें दो लाइंस का सोल्यूशन निकालना होता है हम दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन निकालते हैं, क्योंकि बेटा इंटरसेक्शन ऐसा पॉइंट होता है जो लाइन 1 पे भी लाई करेगा और लाइन 2 पे भी लाई करेगा, और वही हमारा क्या होता है? वही हमारा सोल्यूशन होता है। ओके, तो सर उसी प्रकार से अगर ये लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल है तो इसमें किस टाइप के सोल्यूशन आएंगे बेटा? इसमें आपके इंटरसेक्टिंग प्लेन के सोल्यूशन आते हैं। अब वो ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वैसा मत सुनो, ऐसा सुनो। इसमें जनरली एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आपको निकालना है। सर यहाँ पे तीन क्यों आए? क्योंकि वेरिएबल भी तो तीन थे ना बेटा। यहाँ पे वेरिएबल दो थे तो यहाँ पे एक्स वाई आया, वहां पे वेरिएबल तीन थे तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड आया। मतलब कि सर यहाँ पे आप करना क्या चाहते हो बेटा? मैं यहाँ पे मतलब इनडिटर्मिनेट से और ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम से, क्रेमर्स रूल से एक्चुअल में मैं क्या निकालना चाहता हूँ? एक्चुअल में बेटा मैं बस एक सिंपल सी चीज निकालना चाहता हूँ, और वो चीज ये है, ये वाली चीज, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड मैं ऐसा निकालना चाहता हूं जिसको एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड को अगर मैं पहले इक्वेशन में रखूं सेटिस्फाई, दूसरे इक्वेशन में रखूं सेटिस्फाई, तीसरे इक्वेशन में रखूं सेटिस्फाई, तीनों को सेटिस्फाई कर दिया तो मैं बोल दूंगा कि ये जो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है ना, ये इन तीनों का सोल्यूशन है। और वहीं तो हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं। देखो सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देखो क्रेमर्स रूल फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और इसका सोल्यूशन निकालने के लिए तो क्रेमर्स रूल का यूज हम क्या करते हैं? एक ऐसा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड निकालने की कोशिश करते हैं जो कि तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो आई होप इसका जो एक प्रैक्टिकल व्यू है वो आपको देखने को मिला कि हाँ एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। मैं स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से बड़े इजीली इसको आपको समझा भी दिया। ओके, तो मैं इसको मिटा लेता हूँ और अपने ओरिजिनल मुद्दे पे वापस चलते हैं। तो ओरिजिनल मुद्दे पे अभी तक हम कहाँ तक आ चुके थे? अभी तक हम आ चुके थे बेटा, हम अपना डी बना लिए थे, डीएक्स बनाना सीख गए थे, डीवाई बनाना सीख गए थे, डीजेड बनाना सीख गए थे। उसके बाद मैं आपको बोला कि आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, डेट इज एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी, वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी, और जेड इक्वल टू डी जेड बाई डी होता है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद मैं सिंपल बस दो केसेस बनाऊंगा, और दो केसेस में हमारे सारे केसेस निपट जाएंगे। तो अब उसको ध्यान से देखना आप। अब एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ कि सर हम लोग मतलब सोल्यूशंस निकालेंगे कैसे, क्योंकि एक्चुअल में तो गेम वही है ना कि सोल्यूशंस कैसे निकालना है। तो एक्चुअल में मैं आपको वही कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, बिल्कुल भी सिंपल, बिल्कुल भी सिंपल, एकदम ज्यादा लोड नहीं लेना है उसका। देखो सारे टीचर्स बेटा अलग अलग बताते हैं, आप मुझसे पढ़ रहे हो, मैं जो कह रहा हूँ वो एक बार मान लो, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपको क्या करना है? दो केसेस बनाने हैं। क्या सर सभी क्वेश्चन में? नहीं बेटा, अभी मैं अभी भाई अभी बताऊंगा तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, जिससे हर एक सवाल हो जाए। तो अभी मैं हर एक सवाल के लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जैसे ही मैं पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर लूंगा आपको बता दूंगा किस सवाल में कैसे आपको सोचना है। ओके, तो प्लीज आप पेशेंस रखें, वीडियो में बने हैं। देखो सबसे पहला केस होता है डी इक्वल टू जीरो, और सिर्फ इसका दूसरा केस इसका उल्टा आ जाता है, डी डज नॉट इक्वल टू जीरो। बात खत्म यार, बात खत्म, बस इतनी ही बात है। डी इक्वल टू जीरो, डी डज नॉट इक्वल टू जीरो। मैं क्यों बोल रहा था डी पप्पा है? डी पप्पा इसीलिए है क्योंकि देखो डी से ही तुम डीएक्स निकाले, डी के मदद से ही तुम डीवाई निकाले, डी की मदद से ही तुम डीजेड निकाले, और डी के मदद से ही तुम नेचर ऑफ सॉल्यूशंस पे बात करने वाले हो। सर नेचर ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है बेटा? तू जानता है ना यार, यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, और कोई होता है जैसे ट्रिवियल सॉल्यूशन कॉमा जीरो वाले। तो इसी को बोला जाता है हमारा क्या? इसी को बोला जाता है नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन किससे गवर्न होता है? नेचर ऑफ सॉल्यूशन जब भी हमें निकालना है हम किससे निकालेंगे? तो बेटा नेचर ऑफ सॉल्यूशन आपको जब भी निकालना हो, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बोल दे कि ये जो सिस्टम है ना इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ रहा है, तो आप कैसे सोचोगे? वो आप हमेशा कैपिटल डी से सोचोगे। जो डी डिटर्मिनेंट है उसके मदद से आप ये बता सकते हो कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा, या फिर एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा, या फिर यूनिक सोल्यूशन आएगा, या फिर यूनिक ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। ये सारी चीजें आप बता सकते हो किसके मदद से? डी के मदद से। तो देख दो केसेस बनते हैं। केस नंबर वन बनता है आपका डी इक्वल टू जीरो। ओके, मैं इसको अच्छे से कवर कर दूं। एक बनता है आपका बेटा डी इक्वल टू जीरो। ओके, और दूसरा आपका क्या बन जाता है? दूसरा बन जाता है डी डज नॉट इक्वल टू जीरो। और इसी के दो केसेस हमें पढ़ने होते हैं। ओके देखो, डी डज नॉट इक्वल टू जीरो, डी इक्वल टू जीरो। सर अब इसमें क्या आप बताओगे? तो इसमें भी दो केसेस आएंगे। यहाँ पे मैं पहला केस बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं दूसरा केस बना लेता हूँ। और इसमें भी दो केसेस आएंगे। यहाँ पे मैं पहला केस लिखूंगा और यहाँ पे मैं दूसरा केस लिखूंगा। अब सर डी इक्वल टू जीरो में पहला केस क्या हो सकता है? देखो बेटा डी इक्वल टू जीरो में पहला केस होता है डी एक्स इक्वल टू डी वाई इक्वल टू
dz इक्वल टू 0, और ये पेरेंट कंडीशन है, यानी कि आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो d इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि d इक्वल टू 0 के लिए ही हम ये चीज चेक कर रहे हैं। तो पहला हमारा जो सिस्टम आता है वो आता है dx इक्वल टू dy इक्वल टू dz इक्वल टू 0, और यहाँ पे d भी 0 होता है। आप आई होप आप बात समझ रहे हो, यानी कि dx dy dz d जितना भी, यानी जो भी चारों डिटर्मिनेंट है, अगर वो चारों डिटर्मिनेंट साइमल्टेनियसली एक साथ 0 हो जाते हैं बेटा, तो वहां पे हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। बात हो चुकी है खत्म। जब भी क्वेश्चन बोल दे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, आपको क्या करना है, सबसे पहले डी निकालना है और डी इक्वल टू 0 पुट कर देना। अगर डी इक्वल टू 0 पुट कर दिए, आपका वहीं पे वो क्वेश्चन आधा 90% क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपको दिखने लगेगा कि डी एक्स डी वाई डी जेड 0 है कि नहीं है। अगर डी एक्स डी वाई डी जेड एक साथ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डी एक्स डी वाई डी जेड अगर एक साथ 0 है और डी भी 0 है, आई होप आप इस बात को समझ रहे हो कि सर आप इसको अलग से क्यों लिख दिए। बेटा ये कहीं मैं अलग से नहीं लिखा हूँ, ये पेरेंट कंडीशन है। पेरेंट कंडीशन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, और ये चाइल्ड कंडीशन है, यानी कि सबसे पहले जो पेरेंट कंडीशन है, जो पप्पा जी हैं, सबसे पहले हम उनको चेक करेंगे, उसके बाद जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं हम उनको चेक करेंगे। तो पहला कंडीशन क्या है, जब भी आपको इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन बोले तो आपको डी इक्वल टू 0 पुट करना है, और उसके बाद दो केसेस लगाने हैं। पहला केस आपको लगाना है मतलब डी इक्वल टू 0 पुट करना है, और उसके बाद सीधे आपको ये चेक करना है डी एक्स इक्वल टू डी वाई इक्वल टू डी जेड, यानी कि डी एक्स डी वाई और डी जेड, सॉरी ये डी जेड है, सभी 0 है कि नहीं है। अगर सभी एक साथ 0 है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएगा। ओके, इसी के साथ आपका ये पहला केस समाप्त होता है। दूसरा केस इसमें क्या बनता है, अगर कोई भी एक नॉन जीरो हो गया, कोई भी अगर एक नॉन जीरो हो गया, अगर यहाँ पे कोई भी एक नॉन जीरो हो गया, तो यहाँ पे नो सोल्यूशन आ जाता है। ओके, यहाँ पे अगर डी एक्स कॉमा डी वाई कॉमा डी जेड, मैं हिंदी में लिख देता हूं, कोई भी एक नॉन जीरो, नॉन जीरो हुआ, नॉन जीरो हुआ, नॉन जीरो हुआ तो नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस। आई होप आपके दो केसेस क्लियर हो चुके होंगे कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। देखो अब इसको याद कैसे रखना है, याद आपको ऐसे रखना है बेटा, जब भी डी इक्वल टू 0 होता है, एकदम ध्यान से सुनो, कंसेंट्रेट करो प्लीज। जब भी डी इक्वल टू 0 होता है, वहां पे दो केसेस बनते हैं, या तो आर या तो पार। जब भी डी इक्वल टू 0 बनेगा, या तो आर वाला केस बनेगा या तो पार वाला केस बनेगा। सर फिर से रिपीट कर दो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी डी इक्वल टू 0 हुआ, या तो आर या तो पार, या तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, यानी कोई भी वैल्यू रख लो, कोई भी एक्स वाई जेड की वैल्यू रख लो, वो सेटिस्फाई करेगा, या फिर ऐसा बन जाएगा कि कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा। और सर इसका एक बार प्लीज आप फील दिला दीजिए। तो देखो बेटा, इसका मैं फील दिलाता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर सभी को मैं एक साथ 0 रखता हूं, तो यहाँ पे क्या आता है, एक्स बराबर 0/0, वाई बराबर भी आएगा 0/0, जेड बराबर भी आता है 0/0। तो इसके वजह से हमारा जो है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आता है, यानी कि एक्स को कुछ भी रख लो, वाई को कुछ भी रख लो, जेड को कुछ भी रख लो, ये हमेशा जो होता है मतलब हमेशा ही ट्रू होता है, क्योंकि 0/0 यार नॉट डिफाइंड होता है। ओके, समझ रहे हो बात को। जैसे 0/0 अब तो वो लिमिट्स का कॉन्सेप्ट हो गया, जैसे मैं बोला ये नॉट डिफाइंड होता है, एक्चुअल में ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। ओके, नॉट डिफाइंड नहीं बोल सकते हो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोल सकते हो। अब उतना डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, इतना बस ध्यान में रखो, 0/0 0/0 0/0, ये तीनों ही, जैसे एक्स वाई जेड तीनों ही 0/0 0/0 0/0 बनने लगते हैं। इसलिए यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबिलिटीज आती है, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबल इसके वैल्यूज हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस आता है। ओके, आई होप ये वाला केस क्लियर हुआ। दूसरा दूसरा जो है इसमें नो सोल्यूशन। सर नो सोल्यूशन क्यों आ रहा है, आ जाओ वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हें ये तो पता होगा कि मैथ में नीचे 0 डिफाइंड नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ भी लिख लूँ, x बराबर 1/0 लिख लूँ, तो इसे मैं बोलूंगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्योंकि मैथमेटिक्स में यार डिनोमिनेटर में कभी 0 हो ही नहीं सकता। मैथमेटिक्स में आप डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं ला सकते। ओके, जैसे डोमेन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी क्या करते हैं, नीचे हम 0, नीचे अगर कुछ भी रहता है तो उसको हम डज नॉट इक्वल टू 0 पुट करके डोमेन निकालते हैं। बिल्कुल वही आपको काम यहाँ पे करना है। फॉर एग्जाम्पल x बराबर आपका क्या आएगा, dx डिवाइडेड बाई डी, और y बराबर dy डिवाइडेड बाई जेड डी, और z बराबर dz डिवाइडेड बाई डी। तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, d इक्वल टू 0 है क्या, यस, और dx यहाँ पे आ गया और यहाँ पे लिख दिए 0। अब देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, dx dy dz इनमें से कोई भी नॉन जीरो हुआ, और d जो है वो 0 हुआ, क्योंकि यहाँ पे d तो 0 है ना, क्योंकि सर ये तो पेरेंट कंडीशन है, यही तो चेक करके हम ये कंडीशन लाए थे। तो यहाँ पे अगर d इक्वल टू 0 हुआ और dx dy dz में से कोई भी एक नॉन जीरो हुआ, तो सीधे तुम्हारा आ जाता है नो सोल्यूशन। क्यों नो सोल्यूशन, क्योंकि देखो ऊपर वाली चीज क्या है, ऊपर वाली चीज नॉन जीरो है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, dx dy dz कोई भी, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि dx जो है वो नॉन जीरो है। ओके, ये भी हो सकता है कि तीनों नॉन जीरो है, क्योंकि मिनिमम कंडीशन की बात हो रही है, कोई भी एक नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, मिनिमम कंडीशन ये है, रिक्वायर्ड कंडीशन ये है कि कोई भी एक नॉन जीरो होना चाहिए। कोई भी एक नॉन जीरो हो गया तो तुम्हारा नो सोल्यूशन आएगा। अगर डी जीरो है और dx dy dz में से कोई भी एक अगर नॉन जीरो है, तो तुम्हारा जो आएगा वो क्या आएगा, नो सोल्यूशन आएगा। सर क्यों ऐसा हो रहा है, देख लो।
ऊपर आ गया नॉन जीरो, नीचे आ गया जीरो। फॉर एग्जांपल मान लो dx की वैल्यू 2 आ रही है तो 2 डिवाइडेड बाई जीरो, क्या ये मैथमेटिक्स में डिफाइन है? नहीं सर, ये तो मैथमेटिक्स में डिफाइंड ही नहीं है। तो जैसे ही तुम्हें पता चला कि ये चीज अनडिफाइंड हो जा रही है, तो अनडिफाइंड होने का मतलब है कि x की कोई भी वैल्यू नहीं आने वाली है। ओके, तो सर x की कोई वैल्यू नहीं आ रही है तो क्या हुआ सर, yz से काम चला लेंगे। अरे बेटा, तुम्हें सोल्यूशन निकालना है, तुम यहाँ पे हेरी फेरी का खेल थोड़ी खेल रहे हो कि हाँ ये नहीं आया तो क्या ये दोनों तो आए हैं। ऐसा नहीं होता, सोल्यूशन का मतलब होता है तीनों आने चाहिए, या तो कोई ना है या तो तीनों है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ डी एक्स डी वाई डी जेड, अगर इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो हो गया तो तुरंत तुम्हारा वो वैल्यू क्या हो जाएगा। मान लो डी एक्स नॉन जीरो हो गया, तो डी एक्स नॉन जीरो हो गया तो एक्स क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर डी वाई नॉन जीरो हो गया तो वाई जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर डी जेड नॉन जीरो हो गया तो जो जेड होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। और कोई भी अनडिफाइंड हो गया तो वो सोल्यूशन हम कभी लिख ही नहीं सकते, क्योंकि कोई एक चीज गायब है। ओके, मान लो यार कोई प्रोजेक्ट है, उसको कंप्लीट करने के लिए 3 इंजीनियर्स की जरूरत है, एकदम रिक्वायर्ड है कि भाई 3 इंजीनियर्स चाहिए ही चाहिए। एक इंजीनियर छुट्टी पे चला गया तो तुम्हें क्या लगता है वो प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट होगा? नहीं सर, वो प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट नहीं होगा। उसी प्रकार से बेटा सोल्यूशन का मतलब आप ये समझो, सोल्यूशन का मतलब एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होता है। अब एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड में तीनों जरूरी है भाई, एक्स भी जरूरी है, वाई भी जरूरी है, जेड भी जरूरी है। तो कोई भी एक अनडिफाइंड हो गया तो हम सोल्यूशन लिख ही नहीं पाएंगे, दैट इज वाई हम लिखते हैं नो सोल्यूशन। तो आई होप आपको नो सोल्यूशन का केस बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि नो सोल्यूशन का केस क्यों आता है। ओके, और मैथमेटिकली भी मैं इसे प्रूफ कर दिया कि नो सोल्यूशन का केस ऐसा क्यों बनता है। नो सोल्यूशन का केस ऐसा इसलिए बनता है क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आता है और ऊपर नॉन जीरो रहता है। तो कोई भी ऐसी जो चीज होती है जहां पे डिनोमिनेटर में जीरो ना हो और डिनोमिनेटर में जीरो हो, तो वो चीज अनडिफाइंड हो जाती है। जैसे ही अनडिफाइंड हुआ नो सोल्यूशन आ गया। तो आई होप ये चीज क्लियर हो। ओके सर, एक बार लास्ट बार आप रिपीट कर दो सर, उतने देर से क्या समझा रहे हो। देखो बेटा, उतने देर से अभी मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि तुम्हें बस दो केसेस बनाने हैं नेचर ऑफ सोल्यूशन चेक करने के लिए। जब भी नेचर ऑफ सोल्यूशन चेक करना है तुम्हें दो केस बनाने हैं। सबसे पहला है डी इक्वल टू जीरो का, डी डज नॉट इक्वल टू जीरो का। डी इक्वल टू जीरो में क्या होता है सर, डी इक्वल टू जीरो में बेटा आर या पार वाला मामला होता है, यानी कि डी इक्वल टू जीरो होता है या तो इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन आएंगे या तो नो सोल्यूशन आएंगे। सर इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन कब आते हैं, जब चारों डिटर्मिनेंट एक साथ जीरो हो। लिख लो बात को, जब चारों डिटर्मिनेंट एक साथ जीरो हो। लिख भी देता हूँ यार, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, लो लिख दिया। यहाँ पे मैं एकदम अच्छे से इसको लिख भी देता हूँ, ऑल फोर डिटर्मिनेंट्स मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो, जीरो। और यहाँ पे लिख देता हूँ साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ, एक साथ। तो जब भी तुम्हें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का केस लगाना है, तुम्हें डी इक्वल टू डी वाई इक्वल टू डी जेड इक्वल टू डी इक्वल टू सब जीरो, यानी डी यानी ये चारों चीजों क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। क्या आ जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आ जाएगा। ओके, और सर नो सोल्यूशन में क्या होता है, नो सोल्यूशन में एक चीज कॉमन होती है जो कि है डी जीरो होता है। डी जीरो होगा और कोई भी डी एक्स डी वाई डी जेड कोई भी एक जो होगा वो नॉन जीरो हो जाएगा। जैसे ही नॉन जीरो हो अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब नो सोल्यूशन। ओके, तो आई होप तुम्हें ये किस समझ में आ चुका होगा कि नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन में हम क्या करते हैं। लास्ट बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो या फिर नो सोल्यूशन हो, डी इक्वल टू जीरो। ओके, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो या फिर नो सोल्यूशन हो, डी इक्वल टू जीरो। और इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या करना होता है, तीनों चारों चारों डिटर्मिनेंट एक साथ जीरो हो जाते हैं। और नो सोल्यूशन के लिए क्या होता है, डी तो जीरो ही रहता है क्योंकि ये तो पेरेंट कंडीशन है, तो डी जीरो रहेगा, लेकिन डी एक्स डी वाई डी जेड में से कोई भी एक नॉन जीरो हो जाएगा, तो उसके वजह से हमारा क्या आ जाएगा, नो सोल्यूशन आ जाएगा। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब चलते हैं डी डज नॉट इक्वल टू जीरो पे। डी डज नॉट इक्वल टू जीरो पे क्या आता है, हमेशा यहाँ पे लिख लो, ऑलवेज, ऑलवेज यूनिक सोल्यूशन, ऑलवेज यूनिक सोल्यूशन। सर अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आया और वो बोला कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है, सर मैं क्या करूंगा, बेटा तुम कुछ मत करना, तुम बस डी डज नॉट इक्वल टू जीरो लगा देना। अगर ये है कि यूनिक सोल्यूशन है तो डी डज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। सिर्फ एक केस, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक केस लगाना है, डी डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डी डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो यूनिक सोल्यूशन आएगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है, देखो लो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल एक्स बराबर क्या आएगा, डी एक्स बाई डी, वाई बराबर डी वाई बाई जेड, और जेड बराबर डी जेड बाई डी। आई होप मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज तुम्हारे माइंड में बैठ जाए। ओके, अब देखो डी डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो मतलब डी की कुछ फाइनाइट वैल्यू है, डी की कुछ भी मान लो फाइनाइट वैल्यू, मान लो 5 आता है। अब तुम्हें नहीं लगता कि यार एक्स कुछ भी आए, एक्स की जरूर कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अगर एक्स जीरो आता है तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा वैल्यू। अगर एक्स हमारा 3 आता है तो 3/5 आ जाएगा, तो 3/5 क्या सोल्यूशन है, डेफिनेटली सोल्यूशन है। तो यानी कि अगर नीचे वाला जीरो नहीं है तो ऊपर कुछ भी हो हमेशा डिवीजन डिवाइड होगा, और हमेशा डिवाइड होगा यानी कि हमेशा हमारा सोल्यूशन आएगा, इसीलिए इसे बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। और सर यूनिक आप क्यों बोल रहे हो, यहाँ पे यूनिक ही क्यों आता है, अलग अलग क्यों नहीं आ जाता, क्योंकि यार यहाँ पे एक्स की एक वैल्यू के लिए हमेशा एक ही सोल्यूशन आएगा, दैट इज वाई इसे हम बोल रहे हैं यूनिक सोल्यूशन। ऐसा हो रहा है क्या कि एक्स को तुम 3 रखो और 3 रखने पे एक्स को मान लो, मैं जैसे एक्स को एक्स का समझ रहा हूँ, जैसे डीएक्स जो है, डीएक्स को मान लो डीएक्स की वैल्यू आई 3। अब डीएक्स की वैल्यू आई 3 और डी हमारा 5 है, तो तुम जानते हो कि बस 3/5 ही एक्स की वैल्यू हो सकती है और एक्स की कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। तो क्या 3/5 ही सिर्फ इकलौती वैल्यू है, यस एक इकलौती वैल्यू है जो कि है 3/5।
और इकलौती वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यूनिक सोल्यूशन। तो आई होप यूनिक सोल्यूशन का केस तुम्हें क्लियर हो चुका होगा। यूनिक सोल्यूशन का सिंपल मतलब लास्ट बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, डी डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों सर? क्योंकि देख लो बेटा, x बराबर क्या आता है डी एक्स बाई डी, वाई बराबर क्या आता है डी वाई बाई डी, और z बराबर क्या आता है डी जेड बाई डी। अगर नीचे वाली चीज जीरो नहीं है तो हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई सोल्यूशन आ ही जाएगा, और वो हमेशा यूनिक सोल्यूशन आएगा। डेट इज वाई हम केस क्या लगाते हैं, हम केस लगाते हैं डी डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डी डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो हमेशा यूनिक सोल्यूशन आएगा, बात खत्म। बस तुम्हें इतना ही याद रखना है, डी डज नॉट इक्वल टू जीरो तो बात खत्म। तो सर फिर आप यहाँ पे एक और दो केस क्यों लिखे हो सर? अब इसके बारे में हमें बता दो बेटा। यहाँ पे फिर मैं केस इसलिए लिखा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एक चीज आने लगती है, और वो चीज क्या होती है, वो चीज होती है यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशंस की। तो यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, मैं तुम्हें वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे होता है dx बराबर dy बराबर dz बराबर जीरो। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन आता है जेट जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो, और इसे हम बोलते हैं यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन। यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या सर ये यूनिक है? यस बेटा ये यूनिक है। तो क्या सर ये इसी के अंदर आएगा? यस बेटा ये इसी के अंदर आएगा। तो क्या सर डी डज नॉट इक्वल टू जीरो लगाएंगे तो ये केस हमारा सॉल्व हो जाएगा? यस बेटा ये केस आपका सॉल्व हो जाएगा। तो फिर क्यों सर आप इसको अलग से बता रहे हो? इसको ऐसे ही रहने देते। इसलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूँ क्योंकि देखो, मान लो ना हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस है। हम जब एक्स वाई जेड को सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस आए, उसी में से एक सॉल्यूशन आ गया जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो। हमें ये बड़ा यूनिक लगा तो इसका हमने नाम रख दिया यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन। बात बस इतनी सी है। जीरो कॉमा जीरो को क्या बोलते हैं? यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जब भी तुम्हें यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन बोले, तुम समझ जाना जीरो कॉमा जीरो वाले सॉल्यूशंस की बात हो रही है। तो क्या सर ये यूनिक है? डेफिनेटली बेटा यूनिक है, क्योंकि एक्स की भी एक यूनिक वैल्यू आ रही है, वाई की भी एक यूनिक वैल्यू आ रही है, और जेड की भी एक यूनिक वैल्यू आ रही है। तो डेफिनेटली बेटा ये जो है आपका क्या है, ये यूनिक सोल्यूशन है। ओके, तो यूनिक सोल्यूशन है। तो क्या सर यहाँ पे भी डी डज नॉट इक्वल टू जीरो लगा होगा? डेफिनेटली बेटा यहाँ पे भी डी डज नॉट इक्वल टू जीरो आपका लगा होगा, वो बाई डिफॉल्ट है। ओके, क्यों? क्योंकि वो पेरेंट कंडीशन है, और पेरेंट कंडीशन हमेशा लगती है। ओके, और उसके बाद दूसरा आता है, दूसरा सेम वही आ जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड, कोई एक मिनिमम, मिनिमम कोई एक नॉन जीरो हो, नॉन जीरो हो, मिनिमम कोई एक नॉन जीरो हो। तब तुम्हारा क्या आ जाएगा? तब तुम्हारा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड टाइप का सोल्यूशन आएगा, और ये यूनिक सोल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल 1,2,3 आ सकता है, 0,0,2 आ सकता है, 0,1,3 आ सकता है, मान लो 1,3,3 आ सकता है। ऐसे सोल्यूशंस आएंगे इस केस में, दूसरे केस में। ओके, आई होप अब सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो चुकी होंगी। लास्ट बार मैं रिपीट कर देता हूँ दोनों ही केसेस को, क्योंकि दोनों ही केसेस में दोनों चीज एक चीज कॉमन है, दैट इज सर इसमें भी केस वन में आप सबको एक साथ जीरो रख रहे थे, और इसमें भी आप बोल रहे थे कि डी एक्स डी वाई डी जेड में से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए, और सर इसमें भी आप वही बोल रहे हो। तो सर प्लीज आप एक बार इसको हमारे माइंड में फीड कर दो, कंपाइल कर दो। देखो यार, इसको मैं एकदम अच्छे से कंपाइल करके बताता हूँ। देखो, जब भी तुम्हें आर या पार वाला मामला लगाना हो, यानी कि इनफाइनाइट सोल्यूशन या फिर नो सोल्यूशन वाला लगाना हो, तुम डी इक्वल टू जीरो लगाना। यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। पहला केस बनेगा सभी एक साथ जीरो हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, काम खत्म। दूसरा केस बनेगा कोई एक नॉन जीरो होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो सोल्यूशन, काम खत्म। जब भी तुम्हें यूनिक सोल्यूशन के बारे में बात करना हो, तुम सिर्फ एक केस लगाना, डी डज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, और इसमें भी फिर इसके दो बच्चे होते हैं। दो बच्चे कौन से हैं? पहला बच्चा है सभी एक साथ जीरो हो जाएंगे, जैसे कि पिछले वाले हमारा केस में था, यानी डी इक्वल टू जीरो वाले में जैसे था कि सारे एक साथ जीरो हो जाएंगे तो नो सोल्यूशन आएगा, वैसे ही जब डी डज नॉट इक्वल टू जीरो हो और सारे एक साथ जीरो आ जाएंगे, तब यहाँ पे तुमको जीरो जीरो सोल्यूशन मिलेगा, जिसे हम यूनिक ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं। ओके, और कोई भी एक नॉन जीरो हुआ तब हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ओके, तो क्या सर ये अब सारा केस खत्म हो चुका है? यस बेटा, यही चार केसेस होते हैं। ओके, अब बहुत सारे टीचर इसको चारों को अलग अलग बताते हैं, काफी ज्यादा रटना पड़ता है। आई होप मैं आपको वैसे नहीं बताया, मैं आपको दो पेरेंट केस बता दिया और दो दो उनके बच्चे बता दिए, यानी कि एक पेरेंट्स कौन है, डी इक्वल टू जीरो, एक पेरेंट्स कौन है, डी डज नॉट इक्वल टू जीरो। डी इक्वल टू जीरो के दो बच्चे कौन से हैं? दो बच्चे सेम ही वही दो बच्चे हैं कि एक बार सारे तीनों जीरो हो जाएंगे, और एक बार क्या होगा, कोई एक नॉन जीरो हो जाएगा। अगर सारे तीनों जीरो होंगे, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, कोई एक नॉन जीरो हो गया, नो सोल्यूशन। डी डज नॉट इक्वल टू जीरो में भी उसके भी दो बच्चे, दोनों बच्चे एकदम सेम। अगर तीनों एक साथ जीरो हो गए तो यूनिक ट्रिवियल सोल्यूशन, और तीनों में से कोई भी अगर एक नॉन जीरो हो गया, तब क्या आ जाएगा, तब हमारा यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। तो आई होप अब सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो बस यहीं तक कॉन्सेप्ट, इसी के साथ सारा कॉन्सेप्ट समाप्त होता है। अब सीधे हम मूव करेंगे क्वेश्चंस पे, और जैसे ही हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे, आपको मैं और मेथड सिखाऊंगा कि इसे लगाना कैसे है। आई होप तब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। लास्ट बार आप एक बार रिवाइज कर लो, देख लो सारी चीजों को। ऐसा हमारा लीनियर इक्वेशन था, चार डिटरमिनेंट के बारे में बताया आपको, dy dx dz और d। ओके, जिसमें पेरेंट डिटरमिनेंट क्या है, d है। ओके, उसके बाद मैं बताया कि x जो होता है dx डिवाइडेड बाई डी, y जो होता है dy डिवाइडेड बाई डी,
जेड जो होता है डीजेड डिवाइडेड बाई डी। उसके बाद में आपको दो पेरेंट कंडीशन बताया, डी इक्वल टू जीरो, डी डज नॉट इक्वल टू जीरो। डी इक्वल टू जीरो के भी दो बच्चे, यानी कि एक बार सारे जीरो यानी कि डी एक्स डी वाई डी जेड सभी जीरो, और एक बार कोई एक नॉन जीरो। और डी डज नॉट इक्वल टू जीरो के भी दो बच्चे, एक बार सारे जीरो और एक बार क्या, कोई एक नॉन जीरो। तो डी इक्वल टू जीरो में पहला बच्चा जो पहला केस बनता है उसमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस बनते हैं, दूसरा में नो सोल्यूशन बनता है। और सर इधर डी डज नॉट इक्वल टू जीरो में पहला में अगर सब कुछ जीरो हो जाए एक साथ तो यूनिक ट्रिवियल सोल्यूशन बनता है, और अगर कोई भी एक नॉन जीरो हो जाता है तो यूनिक सोल्यूशन बनता है। सर बस अब इससे ज्यादा आप मत बताओ, सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो चुके होंगे। आई होप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो अब सीधे क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये है, देखो आई थिंक ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो एक काम करता हूँ, चलो इसी को ले लेते हैं, डरो मत। ओके, टफ क्वेश्चन देख के डरना नहीं चाहिए बेटा। ओके, तो देखो ऑप्शन नंबर हमें देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया, देखो ये A1 ये A1 ये A2 ये A3, और फिर यहाँ पे तुम देख सकते हो ये B1 ये B2 ये B3 C1 C2 C3 ऐसे करके हमें दे दिया। और यहाँ पे हमें सारी चीजें, और हमें A और B के बारे में कमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल A और B दो वेरिएबल है, इसके बारे में कमेंट करना है। तो ये बोल रहा है यूनिक सोल्यूशन इफ A इक्वल टू जीरो बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। देखो यूनिक सोल्यूशन बोला ना, तो सर यूनिक सोल्यूशन में आप बोल रहे थे डी डज नॉट इक्वल टू जीरो। सर डी डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या बस यही कंडीशन लगाना है? हाँ बेटा, बस तुम्हें यही कंडीशन लगाना है। तो आजा इस कंडीशन को लगाते हैं। तो इस कंडीशन को लगाते हैं, तो इस कंडीशन को लगाने के लिए डिटरमिनेंट बना लिया 1 1 1। आई होप तुम समझ रहे हो। देखो 1 1 1, 3 3 A 3 2 2 2 2 2 2, ऐसा आ गया क्या? हाँ। तो अब हमें क्या करना है, क्या a इक्वल टू 2 रखने पे डी डज नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है? तो जरा आ जाओ इस चीज को चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या आना चाहिए, ये डज नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। ओके, तो ये बोल रहा है कि a इक्वल इफ a इक्वल टू 2 तो ये डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो जरा a इक्वल टू 2 रख के तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। ओके, तो चलो सबसे पहले इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया 1। आई होप डिटरमिनेंट सॉल्व करना तुम्हें आता हो, डेट इज 2a माइनस 6, और ये आ गया -3, और ये कितना आ जाएगा बेटा, ये और ये गायब, तो 2 माइनस 2 ये आ गया 0, और प्लस आपका आ गया 2, और 2 में कौन सा आ जाएगा 3 माइनस ए, 3 माइनस ए, और ये क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ओके, तो डेट इज 2a माइनस 6 प्लस 6 और -2a। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो यार, हमारा जो d है वो d जीरो आ जा रहा है। जैसे ही मैं सॉल्व किया हमारा डी जीरो आ रहा है। ओके, और डी जीरो आता है तो क्या होता है, डी जीरो आता है तो सर वो इस केस में पहुंच जाता है आर या पार वाला मामला होने लगता है। यहाँ पे तो डी जीरो आ गया। ओके, और ये बोला है कि ए इक्वल टू 2 रखें तो क्या डी जीरो नहीं आएगा? भैया ए इक्वल टू कुछ भी रख लो डी जीरो आएगा, क्योंकि पूरा -2a इधर भी और -2a इधर और -2a इधर है, तो ये पूरा कट के जीरो आ जा रहा है। तो इसी के साथ ये ऑप्शन आपका हो चुका है गलत। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, यूनिक सोल्यूशन के लिए डी डज नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए। सर क्या बी को चेक नहीं करेंगे? बी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है यार, बी को क्यों चेक करोगे? डी डज नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, और हम जैसे ही सॉल्व कर रहे हैं डी यहाँ पे जीरो आ रहा है। केस कंडीशन क्या होती है यार, कंडीशन होती है डी डज नॉट इक्वल टू जीरो। डी डज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब यूनिक सोल्यूशन। जैसे ही हमें सॉल्व किया हमें पता चला डी इक्वल टू जीरो है, डी इक्वल टू जीरो यानी कहानी खत्म हो गई, बात खत्म। डी इक्वल टू जीरो यानी कि ये तो उस केस में जाएगा, या तो नो सोल्यूशन आएगा या तो इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन आएगा। और हमें क्या बोला था, यूनिक सोल्यूशन, यानी यूनिक सोल्यूशन आ ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका रॉन्ग है। ओके, ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। जानबूझ के मैं अच्छे क्वेश्चंस कराता हूँ यार, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन की जब भी आप प्रैक्टिस कर लेते हो उसके बाद एनसीईआरटी और मेंस लेवल वगैरह आपको बहुत हलवा लगने लगता है। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाए। ओके, अब आ जाओ बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, कह रहा है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन इफ ए इक्वल टू 4 एंड बी इक्वल टू 6। सर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, सर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन तो इस केस में आता है ना सर, डी इक्वल टू जीरो। सर डी इक्वल टू जीरो में हम दो केस पढ़े थे, आर या पार, यानी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन या फिर नो सोल्यूशन। सर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में हम ये पढ़े थे डी एक्स इक्वल टू डी वाई इक्वल टू डी जेड और इक्वल टू जीरो, यानी सर चारों अगर एक साथ जीरो हो गए तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आता है। तो आज चेक कर लेते हैं। तो d इक्वल टू जीरो क्या आ रहा था? यस, तो इसे हम नहीं चेक करेंगे क्योंकि d इक्वल टू जीरो आ रहा था। फॉर एग्जांपल जो मैं डिटरमिनेंट बनाया था 1 1 1 3a3 2 2 2, तो ये हमारा क्या आ रहा था, ये हमारा जीरो आ रहा था। तो इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या dx dy dz ये तीनों एक साथ जीरो आ रहे हैं? ओके, तो ये बोला है a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 6 लेना है। तो आ जाओ dx चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे dx पे गया, तो dx पे फटाफट मैं जाके एक डिटरमिनेंट बना लेता हूँ। तो मैं dx डिटरमिनेंट यहाँ पे बना लिया। dx डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा बेटा, dx डिटरमिनेंट जो होता है यहाँ पे हम क्या करते हैं 6 7, और b को क्या बोल रहा है, देखो b बोल रहा है 6, b इक्वल टू 6 लेना है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि b इक्वल टू 6 लो और चेक करो क्या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए जो केस होता है वो होता है चारों एक साथ जीरो होना चाहिए। मैंने वो कंडीशन लगा दिया। ओके, जिसमें पेरेंट कंडीशन क्या है, d इक्वल टू जीरो, और ये उसका क्या है, बच्चा है। दोनों एक साथ बाप बेटा मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो d इक्वल टू जीरो आ रहा था, तो इसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो जरा dx चेक करते हैं क्या ये जीरो आ रहा है। तो देखो 6 और 7 और 6, और यहाँ पे क्या था बेटा आपका 2 2 2। ओके, तो ये तो रिप्लेस कर दिए। उसके बाद है 1, यहाँ पे आया 1, a इक्वल टू बोल रहा है 4,
और फिर आपका आ जाएगा 3 और ये वाला है आपका 2 2 2। जरा इसको चेक करो क्या ये 0 आ रहा है, तो डेफिनेटली यार ये 0 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल लूं और इसमें से कुछ कॉमन निकाला जा सकता है यार, ये यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है यार, कॉमन वगैरह कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, यानी सॉल्व ही करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे आया 6 और ये क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और माइनस आ जाएगा आपका 4 दूनी 8 और माइनस आ जाएगा 6। ओके, और माइनस आया आपका 1 और 1 वाले में क्या आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और माइनस में 12, माइनस में 12 और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा प्लस में 2 और जैसे इंटू किए 17 21 और माइनस 6 चौक 24। तो आई होप जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम देख लेना ये जीरो आएगा। फॉर एग्जांपल ये आ रहा है हमारा 12 और ये आ रहा है हमारा माइनस का 2। ओके, और ये हमारा कितना आ रहा है बेटा, ये हमारा आ रहा है 3, यानी कि ये आ रहा है प्लस का 6, ये आ रहा है प्लस का 6। तो क्या यहाँ पे ये जीरो आ रहा है क्या, कोई गलती तो नहीं है अभी मुझसे, 3 0 6 और यहाँ पे माइनस आया 1 और यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे -1 तो 7 दूनी 14 6 दूनी 12, नहीं कोई गलती नहीं हो रही है, यानी यहाँ पे -2 आएगा और यहाँ पे आ गया प्लस ऑफ 2 डेट इज 17 21 6 चौके 24, तो यानी कि यहाँ पे आएगा -3। तो यहाँ पे -3 आने की वजह से यहाँ पे आपका हो जाएगा बेटा -6, -3 आने की वजह से यहाँ पे हो गया -6। ओके, तो तुम देख सकते हो भाई, यानी कि ये ऑप्शन भी मुझे रॉन्ग लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन के लिए यार सभी जीरो एक साथ होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ यार ये जीरो हो नहीं रहा है। ओके, आई होप यहाँ पे 6 ही हो। ओके, हाँ यहाँ पे तो 6 ही है क्योंकि D1 D2 D3, ओके ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है। आई होप ये बातें तुम्हें समझ में आ रही होंगी। और हाँ, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो x है ना dx जो है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, x जो है वो जीरो नहीं है, तो हमारा ये कंडीशन क्या हो गया, फेल हो गया। जैसे ही कंडीशन फेल हो गया हम बोल देंगे कि इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन के लिए सभी एक साथ जीरो होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे dx जो है वो जीरो नहीं आ रहा, यहाँ पे उसकी कुछ वैल्यू आ रही है, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बाद ये बोला है नो सोल्यूशन इफ a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 7। तो जरा इसे चेक कर लेते हैं, नो सोल्यूशन। तो सर नो सोल्यूशन के लिए भी d इक्वल टू जीरो तो होता ही है और d इक्वल टू जीरो हमारा है भी। ओके, तो उसे तो हम चेक नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यार देखो नो सोल्यूशन में क्या होगा, डी इक्वल टू जीरो होगा और इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो होगा, तो डी इक्वल टू जीरो होगा, होना चाहिए। क्या डी इक्वल टू जीरो है? हम पहले ही चेक कर चुके हैं डी इक्वल टू जीरो है। तो अगर डी इक्वल टू जीरो है तो हमें इस वाले केस को चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये चेक करना है कि डी एक्स डी वाई डी जेड में से कोई भी एक नॉन जीरो है कि नहीं है। तो आ जाओ बस वो चेक कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं डी एक्स बनाता हूँ, तो डी एक्स बनाऊंगा तो डेट इज 6, फिर आ गया 7 और बी का ऑप्शन, बी क्या है, बी आ गया आपका 7। ओके, अभी यहाँ पे 7 दे रहा है क्वेश्चन में देखो, और इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, समझ रहे हो, डीएक्स बना रहा हूँ तो डीएक्स में क्या कर रहा हूँ, A1 A2 A3 को D1 D2 D3 से रिप्लेस कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाएगा 3, उसके बाद आ जाएगा आपका ए का वैल्यू क्या दिया है 5, उसके बाद अगेन आ गया 3, उसके बाद आ गया 2, उसके बाद आ गया 2, उसके बाद आ गया 2। अब बस इसको चेक करना है, तो आ जाओ इसको चेक कर लेते हैं, डेट इज 6, ये आ गया आपका 6 ब्रैकेट में। अब ये कितना आ रहा है बेटा, ये आपका ये कट गया तो ये आ रहा है 10 - 6 यानी कि 4, 5 दूनी 10 माइनस 3 दूनी 6, तो ये आ रहा है 4 माइनस का 3 और 3 में क्या आ जाएगा आपका, ये वाला कट गया तो ये 14 - 14, ये आ रहा है आपका 0, प्लस में आ रहा है 2, तो 2 में आपका क्या आ रहा है बेटा 17 21 माइनस 35, तो यानी कि 21 - 35, 21 - 35, तो ये आ रहा है हमारा 6 चौक 24 और ये आ रहा है प्लस का प्लस नहीं है माइनस आएगा, और इसमें से जब मैं घटाऊंगा तो कितना आएगा यार 14 दूनी के 28, तो ये लगभग 28 के आसपास आ रहा है, 28 यानी कि देखो लो 14 दूनी 28, तो तुम देख सकते हो -4 आ रहा है, यानी कि dx जो है ये डज नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। और हमें क्या चाहिए, हमें तो बस कोई भी एक नॉन जीरो चाहिए होता है, तो तुम देख सकते हो कि कोई भी एक नॉन जीरो आ गया, तो यहाँ पे कोई भी एक नॉन जीरो आ गया और डी जो है वो क्या है, हमारा जीरो है, तो हमारा क्या आ जाएगा, नो सोल्यूशन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, और मैं चेक कर चुका हूँ, ऑप्शन नंबर डी देखना, ऑप्शन नंबर डी भी तुम्हारा करेक्ट आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था। हमने क्या किया, जो कंडीशन बोला था, जो कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें पढ़ाया, बस वही कॉन्सेप्ट यूज किया और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे कि यूनिक सोल्यूशन बोला था, तो यूनिक सोल्यूशन में हम जानते हैं बेटा, यूनिक सोल्यूशन जब भी बोलता है तो डी डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जैसे हम चेक किए हमें पता चला यार यहाँ पे तो डी डज नॉट इक्वल टू जीरो है ही नहीं, तो ये वाला कंडीशन फेल हो गया, तो इसकी वजह से हमारा ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। दूसरा ऑप्शन ये रॉन्ग हो गया क्योंकि ये बोल रहा था इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन में चारों एक साथ जीरो होते हैं। ओके, और जिसमें पेरेंट कंडीशन क्या होती है, डी इक्वल टू जीरो, और डी इक्वल टू जीरो का दूसरा केस यानी कि सारे जीरो और डी इक्वल टू भी जीरो, तो वो हमारा इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन आता है। सॉरी फॉर दैट, पहला केस। ओके, पहला केस था ना कि जैसे डी इक्वल टू जीरो और बाकी तीनों जो है वो भी जीरो, यानी कि सारे के सारे जीरो, तो इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। तो इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन के लिए जब हम चेक किए तो हम देखे कि डी इक्वल टू जीरो तो हमारा आ रहा था, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं था, यानी पेरेंट कंडीशन तो एकदम मस्त हमारी फुलफिल हो रही थी। लेकिन हम डीएक्स चेक किए तो डीएक्स हमारा नॉन जीरो आने लगा। जैसे ही डीएक्स हमारा नॉन जीरो आया, हमें ये समझ गए कि यार इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन नहीं आने वाला, क्योंकि कंडीशन होगी फेल। तो बी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। सी और डी ऑप्शन हमारा इसलिए करेक्ट हो गया क्योंकि नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन के लिए क्या होता है, पेरेंट कंडीशन क्या होती है नो सोल्यूशन के लिए, पेरेंट कंडीशन नो सोल्यूशन के लिए वही होती है, यानी कि डी इक्वल टू जीरो।
और चाइल्ड कंडीशन क्या होती है? चाइल्ड कंडीशन होती है कोई भी एक नॉन जीरो। तो हमने चेक किया तो देखा कि dx जो है वो नॉन जीरो आ रहा है और d जो है वो जीरो आ रहा है, तो बस वही तो कंडीशन होती है, कोई भी एक नॉन जीरो और d जीरो। तो जैसे ही हमें पता चला तो नो सोल्यूशन आ गया। तो बस इसी के साथ ये क्वेश्चन हो गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव अ यूनिक सोल्यूशन। देखो अब यूनिक सोल्यूशन बोल रहा है, क्या यहाँ पे ट्रिवियल सोल्यूशन बोल रहा है? नहीं सर, यहाँ पे तो बस यूनिक सोल्यूशन बोल रहा है। ओके, अगर ट्रिवियल सोल्यूशन बोले तब तुम चाइल्ड वाले केस पे जाना। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, जब ट्रिवियल सोल्यूशन बोले तब तुम चाइल्ड वाले केस पे जाना, तब तुम सभी को जीरो एक साथ रखना और डी डज नॉट इक्वल टू जीरो रखना। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बस यूनिक सोल्यूशन बोला है। तो यूनिक सोल्यूशन का पेरेंट कंडीशन में तुम्हें क्या बता चुका हूँ? बोलो, तुम अब बोलो, मैं नहीं बोलने वाला। पेरेंट कंडीशन में क्या बताया था? पेरेंट कंडीशन में ये बताया था कि जब भी यूनिक सोल्यूशन हमें चाहिए होता है तो यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है डी, बोलो, डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बस हमें यही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है। यस बेटा, इसलिए मैं बोला ना कि मैं बहुत सिंपल करके बताऊंगा, बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन नहीं है। यूनिक सोल्यूशन का पेरेंट कंडीशन क्या होता है? डी डज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, और चाइल्ड कंडीशन क्या होता है? कोई भी एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो तुम वो चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन पेरेंट कंडीशन जो है डी डज नॉट इक्वल टू जीरो, मैं वहीं अप्लाई करने वाला हूँ। देखो डी बनाया, डी कैसे बनाते हैं सर? सबका कोएफिशिएंट दैट इज वन, फिर आ गया थ्री, फिर आ गया सॉरी टू है ना, वन टू और थ्री, और ये है टू वन वन दैट इज टू वन वन। तुम समझ रहे हो ना, ये y के कोएफिशिएंट, z के कोएफिशिएंट है वन माइनस वन, और यहाँ पे आ गया k। ये क्या होना चाहिए? डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ओके, तो आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा? वन इंटू, और ऐसे करो तो डेट इज k और माइनस का यानी कि प्लस वन। ओके, और आ गया माइनस टू। माइनस टू जैसे ही आया माइनस टू यानी कि टू के, और ये आपका आ रहा है माइनस थ्री यानी कि प्लस थ्री हो जाएगा घटाने पे, और प्लस में आ गया वन। आई होप मैं डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहा हूँ भाई, ये तो तुम्हें आना चाहिए ना। तो ये आ गया प्लस वन, तो डेट इज टू माइनस थ्री, टू माइनस ऑफ थ्री। जरा इसको सॉल्व करो तो ये आ रहा है आपका के प्लस वन, ये आ रहा है माइनस फोर के एंड माइनस का छः, और ये आ रहा है प्लस का आई थिंक माइनस का वन, माइनस का वन डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब जरा सॉल्व करो तो ये क्या आ रहा है? डेट इज माइनस थ्री के, माइनस थ्री के, और ये क्या आ रहा है? वन से वन कट गया, माइनस सिक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे तुम्हारा बेटा क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है यार माइनस थ्री के डज नॉट इक्वल टू सिक्स, मैं सिक्स को इधर लेके चला गया, तो के डज नॉट इक्वल टू माइनस टू। यानी के जो हो वो माइनस टू नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो ये तो पूछ रहा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द सिस्टम फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। तो बस कंडीशन क्या है? के जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी के डज नॉट इक्वल टू माइनस टू, सॉरी जीरो नहीं माइनस टू, यानी के माइनस टू नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी वैल्यू लोगे तो हमेशा तुम्हारा क्या आएगा? हमेशा तुम्हारा डी डज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, और डी डज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो इसका मतलब के की आप कोई भी वैल्यू लोगे तो के डज नॉट इक्वल टू टू माइनस टू, यानी कि के जो होना चाहिए वो माइनस टू नहीं होना चाहिए। माइनस टू के अलावा के की कोई भी वैल्यू लेते हो तो डी डज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, और डी डज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो इस सिस्टम का क्या आएगा? यूनिक सोल्यूशन आएगा। आई होप अब तुम्हें बात समझ में आ चुकी है। यानी कि बोल रहा था ना कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, तो बस के माइनस टू नहीं होना चाहिए, बाकी के कुछ भी होना चाहिए। यानी कि के वन ले लो, के पाँच ले लो, के छः ले लो, के जीरो ले लो, के सिक्स ले लो, के सेवन ले लो, ये सारी वैल्यूज चलेंगी। बस के को माइनस टू नहीं ले सकते हो। तो के को तुम चाहो तो रेंज के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, आर माइनस माइनस टू, यानी कि माइनस टू नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो बस इस क्वेश्चन का ही आंसर होने वाला है। अब सर क्या हम वो कंडीशन लगाएं कि डी एक्स और डी वाई और उसमें से कोई भी एक नॉन जीरो हो? तुम अपने मर्जी से चाहो तो लगा सकते हो, जरूरत नहीं है, क्योंकि यार यूनिक सोल्यूशन का मतलब ही होता है डी डज नॉट इक्वल टू जीरो, बात खत्म। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है डी डज नॉट इक्वल टू जीरो, डी डज नॉट इक्वल टू जीरो मैंने लगाया, मुझे आंसर मिल चुका है। के जो हो वो माइनस टू नहीं होना चाहिए, माइनस टू के अलावा अगर कुछ भी होता है तो चलेगा। तो बस हो गया काम खत्म, माइनस टू ना हो बाकी कुछ भी हो, बात खत्म होगी। तो बस हमारा क्या आएगा? हमेशा यूनिक सोल्यूशन आएगा। अच्छे, अब आ जाते हैं आगे। अब क्या बोल रहा है कि हैज नो सोल्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो ये क्या बोल रहा है? फॉर नो सोल्यूशन। अब ध्यान से सुनो, अब देखो यहाँ पे क्या हमें चाइल्ड कंडीशन लगानी पड़ेगी? यस, क्योंकि डी इक्वल टू जीरो में दो केसेस बनते हैं ना। डी इक्वल टू जीरो में या तो आर होता है या तो पार होता है। डी इक्वल टू जीरो में या तो इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशंस आएंगे, या तो एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा, यानी नो सोल्यूशन आएगा। तो इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशंस कब आता है? इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशंस कब आता है? जब सभी एक साथ जीरो हो। और नो सोल्यूशन कब आता है? जो कि ये क्वेश्चन बोला है, तो नो सोल्यूशन का मतलब डी एक्स डी वाई डी जेड कोई भी एक नॉन जीरो जरूर होना चाहिए। ओके, तो आ जाओ सबसे पहले डी चेक करते हैं। तो हमारा डी जो है वो जीरो आना चाहिए। ओके, तो डी जो है वो जीरो आना चाहिए, तो वन वन और वन, देखो वन वन वन, वन टू टू, वन टू टू, समझ रहे हो ना? मैं कोएफिशिएंट का लेके डिटरमिनेंट बना रहा हूँ, वन थ्री एंड लेमडा
और ये आपका क्या होना चाहिए, ये आपका जीरो होना चाहिए। सर क्यों जीरो होना चाहिए? क्योंकि बेटा ये पेरेंट कंडीशन है। यहाँ पे मैं दो कंडीशन लगाने वाला हूँ। पहला कंडीशन लगाने वाला हूँ कि डी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन जो कि इसका बेटा है, उस बेटे को मैं क्या लगाऊंगा, डेट इज डी एक्स। मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे ज्यादा कॉन्जेस्टेड हो जाएगा। ओके, तो ये पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरा कंडीशन में क्या लगाऊंगा, डेट इज डी एक्स डी वाई डी जेड कोई भी एक नॉन जीरो हो। जैसे ही कोई भी एक नॉन जीरो आएगा और डी हमारा जीरो आएगा तो हमारा वो अनडिफाइंड वाला केस बनेगा। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा हो। जैसे एक्स बराबर डी एक्स बाई डी, तो नीचे जीरो और ऊपर नॉन जीरो, तो क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब नो सोल्यूशन। तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो आज आप सॉल्व कर लेते हैं यार। अब क्या, अब तो बहुत सिंपल हो गया। अब तो बहुत ही सिंपल हो गया भाई, अब तो बहुत ही सिंपल हो गया। तो ये आ गया 1, तो ये आ गया 2 लेमडा माइनस 6, दैट इज 2 लेमडा माइनस 6। ओके, डिटरमिनेंट थोड़ा मिला लेना भाई, डिटरमिनेंट सॉल्व करने में गलतियां हो जाती है लोगों से। ये आ गया -1, तो ऐसे कर लो। तो ये आ गया लेमडा माइनस 3, ये आ गया लेमडा माइनस 3, और ये आ गया +1, और यहाँ पे आपका क्या आ रहा है 2 -2, यानी कि ये आ रहा है 0। ओके, तो दैट इज 2 लेमडा माइनस का 6, 2 लेमडा माइनस का 6। ओके, और ये आ गया माइनस ऑफ लेमडा +3, और ये आ गया इक्वल टू 0। तो ये आ रहा है भैया लेमडा और -3 इक्वल टू 0। तो सर लेमडा इक्वल टू तो 3 आ रहा है, और पेरेंट कंडीशन है तो पेरेंट कंडीशन हमेशा ट्रू होनी चाहिए। तो मुझे तो आंसर दिख गया है कि लेमडा इक्वल टू 3 होगा। लेकिन अब यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, जब भी तुम लेमडा इक्वल टू 3 रखोगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई भी इसमें तीनों एक साथ जीरो आ जाए। जब भी लेमडा इक्वल टू 3 रख दोगे क्वेश्चन में, तो तुम देख लेना, जैसे ही लेमडा इक्वल टू 3 रखोगे ना, लेमडा इक्वल टू जैसे ही 3 रखोगे, कोई भी एक नॉन जीरो बन जाएगा। तो आज मैं वो भी चेक कर लेता हूँ कि कोई नॉन जीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यार मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें लेमडा है ना, तो एक काम कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं डीजेड निकालता हूँ। आज डीजेड निकालते हैं। देखो तुम्हें कैसे मैं फील दिलाता हूँ। सर आप डीजेड क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि डीजेड मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि डीजेड में मैं क्या करूंगा ना, मैं जेड के कोएफिशिएंट को 6, 10 और 12 से रिप्लेस करूंगा। और मैं, तुम देख सकते हो यहाँ पे जेड के ही कोएफिशिएंट में लेमडा था। तो मैं क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ डीजेड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ लेमडा है। और बस भगवान करे कि डीजेड जो है वो हमारा नॉन जीरो आ जाए, क्योंकि जैसे ही डीजेड हमारा नॉन जीरो आ गया, हमारा चीज ये प्रूफ हो जाएगा कि लेमडा इक्वल टू 3, यानी कि डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेमडा इक्वल टू जैसे ही 3 आएगा तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो डी इक्वल टू 0, और मान लो कि डीजेड नॉन जीरो आ गया, तो डी इक्वल टू 0 और कोई भी एक नॉन जीरो, तो डी इक्वल टू 0 और कोई भी एक नॉन जीरो, तो हमारा नो सोल्यूशन बन जाएगा। ऐसे तो आंसर आ चुका है लेमडा इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि जब तुम इसे रख के चेक करोगे तो तुम्हारा वही आंसर आने वाला है कि कोई भी एक नॉन जीरो अपने आप बन जाएगा। लेकिन फिर भी चेक करने के लिए मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, तो आ जाओ इसे चेक करते हैं। दैट इज 1 1 1 1 2 2 6 10 एंड 12। अब तुम देख लेना, ये हमारा अगर नॉन जीरो आ गया तो मजा आ जाएगा। ओके, तो डेट इज 1, तो ये आ जाएगा भैया 12 दूनी 24 -20 यानी कि 4, और ये आ गया -1, और -1 में आ गया 12 -10 यानी कि 2, और ये आ गया प्लस का, यहाँ पे 6 है तो 6 में आ गया 0। तो तुम देख सकते हो ये क्या आ रहा है 4 माइनस का 2, और ये आ रहा है 2। तो तुम देख सकते हो डी इक्वल टू 0 और एनीथिंग, यानी डिजिट जो है नॉन जीरो आ रहा है। तो मैंने क्या बोला, कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए। यहाँ पे डिजिट नॉन जीरो आ चुका है, तो डिजिट आ गया हमारा नॉन जीरो, यानी डिजिट डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। ओके, और डी हमारा 0 हो गया। तो क्या ये हमारा नो सोल्यूशन का केस बन गया? यस, नो सोल्यूशन का केस बन गया। तो आंसर क्या आ रहा है, लेमडा इक्वल टू 3। अगर बिल्कुल भी तुम्हें थोड़ा सा भी 1% का भी कंफ्यूजन हो, तुम सबसे पहले क्या करना, पेरेंट कंडीशन लगाना जाके, जो कि है डी इक्वल टू 0। नो सोल्यूशन के लिए डी इक्वल टू 0 होना अनिवार्य है। डी इक्वल टू 0 लगाया, लेमडा इक्वल टू 3 आ गया। लेमडा इक्वल टू 3 आ गया, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि अब क्या करें, तो अब तुम कोई भी बना लो यार, dx बना लो, dy बना लो, dz बना लो। मुझे क्वेश्चंस की काफी अच्छी प्रैक्टिस है, मुझे दिख गया कि dz नॉन जीरो आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली dz निकाल लिया ताकि मेरा टाइम बचे। मान लो तुम dx निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ पे dx निकाले होते हैं दूसरे पेन से, मान लो तुम यहाँ पे dx निकाले होते वो तुम्हारा 0 आ जाता, तुम dy निकाले हो तो वो तुम्हारा 0 आ जाता। तो तुम्हारे मन में एक पल के लिए डाउट आ सकता था, यार dx भी 0 आ रहा है, यार dy भी 0 आ रहा है, डी भी 0 आ रहा है, क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का केस बन रहा है? तो इसलिए अब भाई dx निकालने में जो तुम्हारा टाइम गया, dy निकालने में जो तुम्हारा टाइम गया, ये तुम्हारा टाइम बर्बाद हुआ। मुझे डायरेक्टली दिख गया क्वेश्चन में कि यार डिजिट तो नॉन जीरो आ रहा है, और वहीं तो हमें चाहिए कि डी जीरो हो जाए और कोई भी एक नॉन जीरो, कोई भी एक dx dy dz कोई भी एक नॉन जीरो हो जाए, डी जीरो हो जाए, काम खत्म। तो डी जीरो कब होगा, जब लेमडा 3 होगा, और dz जो है वो हमेशा नॉन जीरो आ रहा है, यानी लेमडा पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो काम खत्म यार। लेमडा इक्वल टू 3 हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लेमडा इक्वल टू 3 रखूंगा, डी इक्वल टू 0 आ जाएगा, और कोई भी एक हमारा नॉन जीरो ऑलरेडी है। तो ये वाली कंडीशन ऑलरेडी ट्रू है, ये वाली कंडीशन को हम लेमडा इक्वल टू 3 करके ट्रू कर दिए। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, लेमडा की वैल्यू आपके 3 आ गई। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और बाय द वे ये क्वेश्चन जेई मेंस का है।
ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में आ चुका है। ओके, ये जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आई थिंक अगला क्वेश्चन मैं नहीं रखा हूँ क्या यार, रखा तो था भाई, नहीं हो चुका है। तो फाइनली बेटा इसी के साथ आपको मैं 3 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करा दिया और सारे इसका कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर दिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल को यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइबर काउंट मेरा कम है ये देख के मुझे इग्नोर करते हो, तो देख लो भाई, इग्नोर किसी को नहीं करना चाहिए। तो प्लीज यार, प्लीज 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 मेरे बच्चों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सपोर्ट करना, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। और डेली मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और बस इस पे थोड़ा सा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ये चीज तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। ओके, फाइनल रिवीजन अगर मैं करा दूं तो बस वही है यार कि बस 2 ही कंडीशन याद रखनी है, डी इक्वल टू जीरो, डी डज नॉट इक्वल टू जीरो। डी इक्वल टू जीरो आता है तो आर या पार यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन या फिर जीरो सोल्यूशन। डी डज नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो यूनिक सोल्यूशन और यूनिक ट्रिवियल सोल्यूशन। यूनिक ट्रिवियल सोल्यूशन तब आता है जब डी एक्स डी वाई डी जेड सभी जीरो हो, और यूनिक सोल्यूशन सिर्फ तब आता है जब हमारा जो हो वो क्या है, डी एक्स डी वाई डी जेड में से कोई एक नॉन जीरो हो, तो वहां पे हमारा यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। यूनिक सोल्यूशन का सर पेरेंट केस क्या है बेटा? पेरेंट केस बस वही है, डी डज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी क्वेश्चन अगर बोल रहा है कि यूनिक सोल्यूशन डी डज नॉट इक्वल टू जीरो, काम खत्म, और कोई कंडीशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे बोल दिया कि क्वेश्चन सोल्यूशन इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन बोल दिया या फिर नो सोल्यूशन बोल दिया। तो इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन बोल दिया तो तुम्हें क्या करना है, चारों डिटरमिनेंट को लेना और चारों डिटरमिनेंट को एक साथ जीरो पुट कर देना है, काम खत्म। अगर तुम्हें मान लो कि नो सोल्यूशन बोल रहा है तो डी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, कोई भी एक नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं देखा डीजेट हमारा नॉन जीरो आ रहा था, यानी इस कंडीशन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हमें क्या करना था, हमें बस डी इक्वल टू जीरो प्रूफ करना था। डी इक्वल टू जीरो करने के लिए लेमडा इक्वल टू 3 होना चाहिए, तो बात खत्म, लेमडा की वैल्यू आ गई 3। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगर यही हमारा इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन होता तो क्या इस क्वेश्चन का कभी इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन आ सकता था? नहीं आ सकता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिजिट जो है वो नॉन जीरो आ रहा है, और इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशंस के लिए हमें सभी का जीरो होना जरूरी होता है। तो आई होप बस यही कुछ कॉन्सेप्ट है, काफी ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट होता है यार। बाकी फालतू में इसको बहुत ज्यादा तुम दिमाग में मिक्स करोगे तभी जाके इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा सॉरी यार, ये बस रोज मुझे परेशान कर दिया। जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करना बैठता हूँ ये बस आ जाती है। इसका टाइम है सुबह 6:36, देखो 6:36 हो रहे हैं और ये बस आ चुकी है। ओके, तो बस इसी के साथ इस वीडियो को यार यहीं पेंट करते हैं। ओके, और आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा। बस यार कि दिमाग में कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है, ज्यादा इसको ना घुमाना नहीं है कि इसके इसको इसके साथ लिंक कर दिए, इसके साथ लिंक कर दिया, ऐसा तुम्हें कुछ नहीं करना है। हमेशा आपका दिमाग को खाली रखना है, क्लियर रखना है कि हाँ सर ने हमें 2 पेरेंट केस बताई और दोनों पेरेंट्स के 2-2 बच्चे बताए, बात खत्म। फिर से रिपीट कर देता हूँ, सर ने हमें 2 पेरेंट केस बताई और उन दोनों के 2-2 बच्चे बताए, बात खत्म। 2 पेरेंट केस 2 बच्चे, 2 पेरेंट केस 2 बच्चे, उसी पे सारा क्वेश्चन हो जाता है। बस उसी पे आपका सारा क्वेश्चन हो जाता है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को लाइक किया करो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए। पढ़ाई कीजिए भाई, पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्त गुजर जाएगा तो आप मतलब वक्त आपको बर्बाद कर सकते हैं। तो प्लीज यार, मैं ज्यादा ऐसी बातें तो करता नहीं हूँ लेकिन कर दे रहा हूँ थोड़ी सी। प्लीज यार पढ़ाई करो, अपना वक्त इधर उधर की चीजों में जाया ना करें। तो आई होप यार ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।